हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू थ्रेशोल्ड फिजिक्स क्लासेस। लास्ट क्लास को हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ तक पहुंच चुके थे। पढ़ते पढ़ते ओम्स लॉ तक पहुंच चुके थे और एक बार हम आपको रिवाइज करा दें कि क्या अभी तक हम लोग पढ़े हैं। अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वह रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, जो कि स्लोप ऑफ क्यूटी कर्व, स्लोप ऑफ क्यूटी कर्व, यह हम लोग पहला क्लास को पढ़े। दूसरा क्लास को पढ़े कि टोटल चार्ज फ्लोड, यह अगर निकालना हो तो करंट और टाइम को क्या करो, करंट को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो। यह हो जाएगा T1 टाइम से T2 टाइम के बीच में कितना चार्ज फ्लो किया। यानी अगर ग्राफ में देखो तो यह हो गया एरिया अंडर IT कर्व। अगर आई और टी का ग्राफ है उसमें एरिया निकालोगे तो आपको डेल्टा क्यू निकल जाएगा, और अगर क्यू और टी का ग्राफ है तो स्लोप निकालोगे तो इलेक्ट्रिक करंट निकल जाएगा। फिर हम लोग पढ़े थे कि यही एवरेज करंट अगर है आई एवरेज, तो आई एवरेज बराबर हो जाता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो एवरेज करंट अगर मालूम हो तो डेल्टा क्यू सीधा हो जाएगा आई एवरेज गुने डेल्टा टी। ठीक है, वहां इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा। तो आई एवरेज बराबर जब कांस्टेंट करंट रहे, क्या रहे, कांस्टेंट करंट अगर है, कांस्टेंट करंट, तो कांस्टेंट करंट में आपको आई इंस्टेंटेनियस हमेशा आई एवरेज के बराबर होता है। जैसे कि अगर आप एक ही स्पीड से गाड़ी चला रहे हो तो आपका एवरेज स्पीड और किसी टाइम का स्पीड दोनों क्या होगा, सेम होगा। एवरेज स्पीड हमेशा अब अगर आप अलग अलग स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो, कभी कम और कभी ज़्यादा, तो एवरेज जो होगा वह मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होगा। लेकिन हमेशा अगर एक ही स्पीड से गाड़ी चला रहे हो तो एवरेज भी वही होगा। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक करंट में भी है, हमेशा अगर एक ही रेट से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों सेम ही होगा। जैसे 4 एम्पियर हमेशा फ्लो कर रहा है तो एवरेज भी 4 ही एम्पियर होगा। हाँ, कभी 2 एम्पियर है, कभी बढ़ के 6 एम्पियर, 2 एम्पियर और 6 एम्पियर के बीच में वैरी कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट, तो एवरेज जब भी होगा 2 और 6 के बीच में ही होगा। यह हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि किसी भी कंडक्टर में करंट जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। जितना वोल्टेज ज्यादा उतना करंट, और यहाँ आ गया था I इक्वल टू V बाई आर या V इक्वल टू IR। यह हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ओम्स लॉ इसको बोलते हैं, V इक्वल टू IR। इसको एकदम ध्यान में रखना है, पूरा इलेक्ट्रिक करंट इसी पर आधारित है। V इक्वल टू IR यानी वोल्टेज जो होगा किसी रेजिस्टर के क्रॉस वो होगा करंट गुने रेजिस्टेंस। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि रेजिस्टेंस जो है वह हो जाता है रो एल बाई ए, यानी रेजिस्टेंस अलग अलग वायर के लिए अलग अलग होता है, और रो होता है रेजिस्टिविटी, यह एक मटेरियल का होता है प्रॉपर्टी। यह किसी वायर का प्रॉपर्टी है, यह किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी है। यानी अगर एक ही मटेरियल से सारा वायर बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट वायर है, डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर सेम मटेरियल से बना हुआ है, तो सबका रेजिस्टिविटी सेम है। रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वायर का लेंथ कितना बड़ा है, उसका मोटाई यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना बड़ा है। जितना मोटा वायर होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, जितना लंबा वायर होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। पतला वायर रेजिस्टेंस ज़्यादा, मोटा वायर रेजिस्टेंस कम। ठीक है, फिर लंबा वायर रेजिस्टेंस ज़्यादा, छोटा वायर रेजिस्टेंस कम। ठीक है, इसीलिए बहुत दूरी से जब आप लोग लाइन पावर खींच के लाते हैं, कभी कभी लोग बोलता है ना कि हमारा इतना दूर से लाइन खींचना पड़ता है ना, पोल बहुत ही दूर है, तो आते ही आते हमारा करंट खत्म हो जाता है, घर में वोल्टेज कम रहता है। सही बात है, दूर से अगर खींचेगा तो क्या होगा, लेंथ ऑफ द वायर ज़्यादा हो गया, रेजिस्टेंस उसमें ज़्यादा हो गया, तो करंट जब फ्लो करता है तो बहुत बड़ा अमाउंट में वोल्टेज क्या होता है, उसके तार खींचा है वहीं पर V इक्वल टू IR वहीं पर लॉस हो जाता है। तो उसके घर तक पूरा वोल्टेज जो 230 वोल्ट होना चाहिए या 240 वोल्ट या 220 वोल्ट, वो घर तक नहीं पहुंचता है। मालूम चला कि 10-20 वोल्ट तो तार में ही खत्म हो गया, कहाँ से कहाँ, वो पोल पर से उसके घर तक लाने में। ठीक है, तो फिर वैसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि मोटा वायर यूज किया जाता है ताकि उसका रेजिस्टेंस कम रहे, रेजिस्टेंस क्या रहे, कम रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे है यही, इसी पर हमको आगे काम करना है कि रेजिस्टेंस बराबर रो एल बाई ए होता है। लेकिन एक केस आता है, केस है आपको टू स्ट्रेंथ टू इलोंगेट ए वायर। ऐसा हो कि वायर को आप इलोंगेट कर रहे हो या रिकास्ट वायर को रिकास्ट कर रहे हो। रिकास्ट मतलब उसको गला के फिर से नया वायर बना रहे हैं, या कंप्रेस कर रहे हैं। जनरली कंप्रेस नहीं ये करते हैं, वायर को खींचते हैं, इलोंगेट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इन दिस केस वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहता है। इन दिस केस वॉल्यूम ऑफ वायर, resistivity of wire, volume of wire, resistivity of material, density of material, mass of material या mass of wire, ये सब क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, आर कांस्टेंट, यह नहीं बदलता है। किसी वायर को अगर आप इलोंगेट करते हो, खींचते हो, तो क्या क्या नहीं बदलता है, वॉल्यूम नहीं बदलता है, उसका रेजिस्टिविटी नहीं बदलता है, उसका डेंसिटी नहीं बदलता है, उसका मास नहीं बदलता है। बदलता क्या है, इलोंगेट करने पर उसका लेंथ बदलता है, इलोंगेट करने पर उसका थिकनेस बदलता है। इलोंगेट करोगे थिकनेस घट जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा, वॉल्यूम वही का वही रहेगा। क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया गुने लेंथ। तो लेंथ जितना गुना बढ़ेगा, एरिया उतना गुना घट जाएगा। लेंथ जितना गुना बढ़ेगा, एरिया उतना गुना क्या होगा, घट जाएगा, ताकि एरिया गुने लेंथ जो वॉल्यूम है वह कांस्टेंट रहे। क्योंकि आप अगर एक डब्बा लिए हो लोहा, उसको पिघला के अगर कुछ बना रहे हो, तो एक ही डब्बा वह वायर बनेगा, उस वायर को फिर से पिघलाओगे तो एक ही डब्बा आपको लोहा मिलेगा, यानी उसका वॉल्यूम वही का वही रहेगा। ठीक है, तो ये सब बात को ध्यान में रखते हुए इस फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं कि अब जब आपको इलोंगेट करना हो, क्या करना हो, इलोंगेट करना हो, तो लेंथ बढ़ रहा है, तो कोई कहेगा कि लेंथ अगर दोगुना कर दिए तो रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा। तो एक चीज ध्यान देना है कि लेंथ को दोगुना किए तो सिर्फ लेंथ ही दोगुना नहीं हुआ है, लेंथ को अगर दोगुना किए हैं तो एरिया भी आधा हो गया है। इसीलिए लेंथ को चेंज करने से एरिया भी चेंज होता है फॉर ए गिवन वायर। तो फॉर ए गिवन वायर, एक ही वायर गिवन है, उसी को आप, गिवन वायर का मतलब क्या है कि अब उसका अमाउंट फिक्स है, वो जो उतना बड़ा था वो है, उसमें जितना मटेरियल है वो फिक्स है। आप घटाओगे, लेंथ को बढ़ाओगे तो एरिया उसका घटेगा, मटेरियल का अमाउंट वही का वही है। तो वैसी स्थिति में रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा रो एल अपॉन ए। आप चाहो तो एल बटा एल से गुना कर दो, तो इससे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बराबर रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम चूंकि कांस्टेंट है तो यहां से आ जाएगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर। यानी लेंथ को दुगुना करोगे, इफ लेंथ डबल्स, लेंथ क्या है, लेंथ इज डबल्ड, रेजिस्टेंस बिकम्स 4 टाइम्स। ये क्या होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर ये 3 टाइम्स होता है तो यह 9 टाइम्स हो जाएगा। क्यों, लेंथ बढ़ा और थिकनेस घटा, दोनों की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, फॉर ए स्मॉल चेंज, फॉर ए स्मॉल चेंज इन लेंथ, स्मॉल चेंज इन लेंथ, अगर ये स्मॉल चेंज है यानी लेस देन आपका 10% है, 10% से कम अगर चेंज हो रहा है तो वैसे केस में परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन लेंथ। एल स्क्वायर है ना, डिफ्रेंसिएशन 2L हो जाएगा, 2L DL, तो यही 2 टाइम्स हो जाएगा। यानी अगर एग्जाम्पल के तौर पे इफ elongated by 3%, then resistance will increase by 6%। ये ध्यान में रखना है
परसेंटेज में बात करें, छोटा परसेंटेज है, तो अगर यह 3% लेंथ बढ़ता है तो 6% रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर बोल दे कि 3 गुना लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस 9 गुना बढ़ेगा, क्योंकि 3 गुना बढ़ना इज नॉट ए स्मॉल चेंज। 3 गुना बढ़ना मतलब 300% बढ़ना। 3 गुना बढ़ने का मतलब क्या है? अभी अगर 1 है, 1 से 3 हो गया, यानी उसमें 1 में 2 बढ़ गया, 1 में 2 बढ़ गया, 200% इंक्रीज कर गया, इंक्रीज बाई 200%, तब जाके 3 गुना होगा। इफ इंक्रीज बाई 100% तो 2 गुना हो जाता है। 5 है, 100% इंक्रीज किया तो कितना हो जाएगा? 5 का 100%, 5 5 5 10। तो 100% इंक्रीज बाई 100% का मतलब है डबल होना, इंक्रीज बाई 200% का मतलब है 3 गुना होना। तो दैट इज ए बिग चेंज। तो उस केस में यह फॉर्मूला नहीं लेगा, यह फॉर्मूला लगता है फॉर ए स्मॉल चेंज कि लेंथ इंक्रीज्ड बाई 1%, रेजिस्टेंस इंक्रीज्ड बाई 2%, लेंथ इंक्रीज्ड बाई 2%, रेजिस्टेंस इंक्रीज्ड बाई 4%, लेंथ इंक्रीज्ड बाई 4%, रेजिस्टेंस इंक्रीज्ड बाई 8%। लेकिन अगर यही गुना में बात करें, लेंथ इंक्रीज्ड बाई लेंथ डबल्स, रेजिस्टेंस क्वाड्रपल्स, length becomes 3 times, the resistance becomes 9 times, length becomes 4 times, resistance becomes 16 times। ये चीज ध्यान रखना है, इस पर बराबर क्वेश्चन आता है। फिर इसी क्रम में है कि नहीं, लेंथ के बारे में नहीं इंफॉर्मेशन हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन हो, या रेडियस के बारे में हो कि इतना बढ़ाएं कि रेडियस आधा हो गया, इस टाइप से, तो रेजिस्टेंस बराबर ये दूसरा फॉर्मूला हो सकता है A बटा A, यानी रेजिस्टेंस इक्वल टू रो वॉल्यूम बटा एरिया का स्क्वायर। यहां से क्या होगा? रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया के स्क्वायर। इसी चीज को हम लिख सकते हैं, एरिया तो होता है डायरेक्टली वो सर रेडियस का स्क्वायर, यह क्या है? रेडियस। तो इस हिसाब से रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r के पावर 4, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के पावर 4, ऐसा होता है। तो इसके आधार पे अगर बोलोगे, इसके आधार पे बोलोगे तो क्या होगा कि अगर रेडियस बिकम्स डबल, इसके आधार पे अगर बोलोगे तो क्या है? यहां 1/r के पावर 4, इफ रेडियस बिकम्स डबल, रेडियस बिकम्स डबल यानी उसका मोटाई बढ़ा दिए, रेडियस को दुगुना कर दिए, रेजिस्टेंस बिकम्स 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 1/16 टाइम्स, 16 गुना कम हो जाएगा रेजिस्टेंस। वायर का थिकनेस सिर्फ 2 गुना हुआ तो रेजिस्टेंस 16 गुना कम हो जाएगा। यह रेजिस्टेंस रेडियस के टर्म में बात करें या डायमीटर के टर्म में भी बात करें, क्योंकि डायमीटर 2 टाइम्स होता है। आप जब जाते हो दुकान में वायर खरीदने तो वहां आपको mm में बात करता है, कितना mm का तार लेना है, 5 mm, 10 mm, 12 mm, 20 mm, 3 mm, 1 mm, हाफ mm, 0.75 mm। तो mm जो वहां बोलता है दैट इज द डायमीटर, वह डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन। वायर तो सिलिंड्रिकल होता है, वहां वो डायमीटर की बात करता है। 5 mm वायर का मतलब है कि आप जो वायर खरीद के लाते हो उसमें जो कॉपर है उसका डायमीटर, कॉपर वायर है उसका डायमीटर आपको 5 mm है। तो जो जितना मोटा वायर होगा उतना हाई करंट को हैंडल कर सकता है। तो इसलिए हम लोग अगर ज़्यादा वाट वाला, जैसे 1 किलोवाट का अगर कोई यूज करना है यानी पावर प्लग है, तो वहाँ हम मोटा वायर लगाते हैं, 2 mm वाला लगा देते हैं। सिंपल एक LED बल्ब जलाना है तो 0.75 mm से भी काम चला लेते हैं, 0.5 mm से भी काम चल जाता है, ठीक है। और पोल पर से खींचना है तो वहाँ 10 mm लेते हैं, 20 mm लेते हैं, क्योंकि वो पूरा घर का लोड उस पर आना है। तो इफ रेडियस बिकम्स डबल, रेजिस्टेंस बिकम्स 1/16 टाइम्स, ठीक है। और यही परसेंटेज में बात करोगे, फॉर ए स्मॉल चेंज, फॉर ए स्मॉल चेंज अगर बात किया जाए तो इफ स्मॉल चेंज के लिए अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो
डी आर बटा आर, डी आर बटा आर क्या हो जाएगा, ये ऐसे बात करते हैं, मतलब ठीक है, स्मॉल चेंज के लिए क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन रेडियस वो नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव 4 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन स्मॉल आर। यहाँ हम 5% से कम लेंगे, लेस देन, स्मॉल चेंज क्या है, लेस देन 5%, जितना कम लेंगे उतना बेटर रहेगा। जैसे रेडियस में अगर 1% का चेंज होता है तो रेजिस्टेंस 4% घट जाएगा, वह 1% बढ़ेगा तो ये 4% घटेगा, वह 2% बढ़ेगा तो ये 8% घटेगा, ठीक है। बाकी जनरल जो बनाएंगे हम लोग, कभी भी ज़्यादा परसेंटेज दे दिया कि नहीं, 20% दे दिया, 25% दे दिया, इस टाइप से, तो उस पर अभी हम क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन अगर इस टाइप से रहे, इफ a wire is elongated by 20% of its length, find percentage change in resistance। अब यहाँ क्या है, यहाँ चेंज आपको स्मॉल नहीं है, चेंज आपको स्मॉल नहीं है, तो हम जानते हैं कि इलोंगेट कर रहे लेंथ है तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। इसको बनाने का तरीका है कि आप बनाओ R2 बटा R1, परसेंटेज पूछे तो R2 बटा R1 बराबर L2 बटा L1 का होल स्क्वायर, R1 और यहाँ R2, R1 पता नहीं कितना है, R1 R मान लेते हैं, R2 देखना है कितना बढ़ेगा। L1 क्या है, L1 अगर पहले 100 है तो बढ़ के 120 हो गया, ये बनाने का तरीका ध्यान रखो। यह 100 है तो यह बढ़ के क्या हो गया, 120 कट गया, यह क्या हो गया, 12 बढ़ाइए 144 बटा 100 स्क्वायर किए, तो इसका मतलब क्या है कि R1 अगर 100 था तो R2 कितना हो गया, 144, तो परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन R बराबर होता है R2 माइनस R1 बटा R1 गुने 100, R2 माइनस R1 बटा R1 गुने 100, यह होता है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब यह क्या करना है, ये सीधे हमको आंसर दिख रहा है कि आंसर कितना है, 44%, नीचे 100 ऊपर 144 दिख गया, मतलब 44% का चेंज हुआ। तो 20% अगर चेंज करता है लेंथ को तो 44% रेजिस्टेंस चेंज होता है, यानी 20% लेंथ बढ़ता है तो 44% ये रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। अब फिर रेडियस के टर्म में बात करेगा, रेडियस के टर्म में अगर बात करो, क्वेश्चन अगर इस टाइप से है कि इफ, या डायमीटर के टर्म में जनरली देता है, इफ डायमीटर ऑफ ए वायर, इफ डायमीटर ऑफ ए वायर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, increased by 10%, find percentage change in resistance। यहाँ क्या होगा, हम जानते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्मॉल r के पावर 4 या डायमीटर के पावर 4, तो वैसी स्थिति में यहाँ हो जाएगा R2 बटा R1 D1 बटा D2 का स्मॉल चेंज नहीं है, 10% है, बिग चेंज है, तो ऐसे बनाएंगे R2 बटा R1 इतना, D1 अगर 100 है तो D2 110 हो जाता है, यही दिमाग लगाना। 10% बढ़ने का मतलब क्या है कि 100 है तो यह 110 हो गया, इसका पावर 4 कर दो, खत्म। यह हो जाएगा 100, एक पे 4 जीरो और नीचे हो जाएगा 121 का स्क्वायर, 121 का स्क्वायर कर लो, कितना होगा, क्या हो जाएगा 121 का स्क्वायर,
14641, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है परसेंटेज चेंज, क्या पूछ रहा है, परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा R2 यानी फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुने 100, या 11th का पहला चैप्टर में पढ़ना है मेजरमेंट में ही। R2 माइनस R1 बटा R1 गुने 100, तो वहाँ हो जाएगा 10,000 माइनस 14,641 बटा 14,641 गुने 100। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यह आ जाएगा नेगेटिव में माइनस 4,641 बटा 14641 गुने 100 यानी 0। अब इसको आप भाग दे दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, भाग दे दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जितना परसेंट होगा, ठीक। तो ज़्यादातर आपको ये सिंबॉलिक टर्म में ही पूछता है कि इतना परसेंट है तो वह कितना परसेंट होगा, ताकि ये कैलकुलेशन से बच जाए हम, और नहीं तो फिर छोटा परसेंटेज देगा। अब क्वेश्चन इस टाइप से रेजिस्टेंस कराता है कि देयर इज ए क्यूबॉइड, देयर इज ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन x there is a cuboid of dimension x गुने 2x into 3x and resistivity rho, then find resistance across each surfaces। ये क्वेश्चन कहने का क्या मतलब है कि देखो इसमें टोटल ये है, ये तो क्यूब बन गया, वो क्यूबॉइड दे रखा है, तो एक बड़ा एक छोटा, मतलब क्या है, एक x 2x 3x का मतलब है कि एक x है, एक 2x है और एक 3x है। जैसे यह 3x हो गया, यह 2x अगर ले लिए और इसका थिकनेस बहुत कम, थिकनेस हो गया x, थिकनेस हो गया x। अभी हम डायग्राम बना रहे हैं, इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। A B C D E F G, ठीक है, और एक पीछे होगा ऐसे, यहां पर H, ठीक है। अब यहां पे इस डायग्राम में अगर दे दे यह x 2x 3x है, तो यह क्या हो गया, x हो गया, यह 2x हो गया और यह 3x हो गया। तो अब अलग अलग सरफेस से दे रहा है, कितनी पॉसिबिलिटी है, 3 तरह से पॉसिबिलिटी है। एक वायर इससे इंटर करे करंट और इस अपोजिट सरफेस से निकले, तो हम सरफेस लिखते चले जाते हैं, उसके बाद बनाते चले जाएंगे। रेजिस्टेंस पहले किस सरफेस को ले रहा है, ABGF, मतलब ABGF क्या है कि ABGF से करंट निकल रहा है और CHED से बाहर यानी CDEH से बाहर निकल रहा है। तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, एरिया हम इसका लेंगे और लेंथ यह लेंगे। गौर से देखो इस चीज को। अब अगर इसमें एक फोटो बना दे हम, एक इधर से करंट अगर इंटर कर रहा है, करंट के इंटर करने के डायरेक्शन को हम देखेंगे, इधर से करंट गया
और इधर से निकल रहा है। बैटरी को आप इस दो टर्मिनल पर जोड़े हो, तो वैसी स्थिति में रेजिस्टेंस यह कितना ऑफर करेगा? तो यहाँ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रो लेंथ की जगह पे यह हाइट इसके बीच का, तो लेंथ क्या हो जाएगा? 2x और एरिया क्या हो जाएगा? x गुने 3x, x गुने 3x यानी 3x स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा आंसर 2 रो अपॉन 3x, 2 रो अपॉन 3x। अगर वही दे दे ऐसे कि नहीं, अगर दे दे कि इस सरफेस से, अब अगर हम सरफेस दे दे आपको DEFG, यानी यहां से इंटर किया करता है और इधर से निकलता है, वैसी स्थिति में क्या होगा? रो, गौर से देखना, लेंथ इस बार यह होगा, लेंथ यानी 3x और एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया, तो इसका क्या है? यह हो गया 2x और यह हो गया x यानी 2x स्क्वायर। तो यह हो जाएगा आपको 3 रो अपॉन 2x। तो इस दो अपोजिट भी हो गया, ऐसे भी हो गया। अब एक कौन सा? सामने से गया और पीछे से निकल गया। तीसरा क्या? सामने से करंट जा रहा है और पीछे से निकल रहा है, यानी RBCDG, इससे करंट गया और उधर से निकला, तो क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा इसका थिकनेस, तो लेंथ हो जाएगा थिकनेस, रो L की जगह हो जाएगा x, यही थिकनेस हो गया इसका x, जो थिकनेस है वह, और एरिया हो जाएगा इसका एरिया, यानी 2x इंटू 3x यानी 3 दूना 6x स्क्वायर। यह हो जाएगा रो अपॉन 6x। तो इस केस में मिनिमम होगा रेजिस्टेंस, यह होगा मिनिमम, और मैक्सिमम कब होगा? ये होगा मैक्सिमम। इस केस में मैक्सिमम, क्योंकि एरिया सबसे कम है, लेंथ सबसे ज़्यादा है। ये 3 पॉसिबिलिटीज आता है। बात समझ में आ रही है? तो ये 3 आपसे पूछा जाएगा मुख्य रूप से, कि अगर ऐसे हम करंट को पास कराते हैं तो क्या होगा रेजिस्टेंस। डन? इस चीज को देख लेना अच्छे से। नीचे का फोटो नहीं दिख रहा है, थोड़ा स्क्रीन नीचे कर देते हैं, इसको देख लेना पॉज करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था रेजिस्टेंस का खेल, कि कोई वायर दे देगा तो रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। बाकी इसका क्वेश्चन हम एक बार कलेक्शन करके फिर भेज देंगे, फिर उसको बनाएंगे डीपीपी के थ्रू। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि ये सिल्वर वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम। क्वेश्चन क्या है? एनसीईआरटी का ही है कि ये सिल्वर वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ, सिल्वर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम, 2.1 ओम एट, ये अभी नहीं पढ़ा है, ओके ओके सॉरी, ये आपको टेम्परेचर डिपेंडेंसी, इसको रहने दो, छोड़ो। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग है ना घर से बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द बिलो फिगर, ये बेसिक है, इन द बिलो फिगर ओम्स लॉ पर आधारित है। बिलो फिगर फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस और करंट थ्रू रजिस्टर। हम कुछ डायग्राम बनाएंगे, उसमें रजिस्टर के क्रॉस या तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना या करंट निकालना। हो सकता है कहीं करंट दिया रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, जहां पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहेगा वहां करंट निकालना। अब इस फोटो को खाली बना लेना, आपका काम बन जाएगा। पहला,
अब यहां निकालना है कि कितना वोल्टेज होगा, कितना वोल्टेज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट है, या और इसमें रेजिस्टेंस भी जोड़ देते हैं। जो भी मिसिंग होगा आई वी आर में से वो आपको निकालना है। तो यहां रेजिस्टेंस निकालना है कि क्या होगा, यहां पर वोल्टेज निकालना है क्या होगा। पैरेलल में रेजिस्टेंस बराबर बराबर है, दोनों में करंट बराबर बराबर बटेगा, दोनों में दो रास्ता, दोनों बिल्कुल एक जैसा है, करंट बराबर बराबर बढ़ जाएगा। उस आधार पे यहां निकालना। क्वेश्चन को और हम बढ़ा रहे हैं, इसको नोट करते जाओ। जो जो मिसिंग है वो सब निकालना है। जैसे यहाँ पर आर नहीं दिया है, वो आर निकालना है कि क्या होगा। यहाँ पर आई नहीं दिया है, वो निकालना है क्या होगा। यहाँ पर भी आई नहीं दिया है, वो क्या होगा निकालना है। यहाँ से क्या है, करंट दोनों में बट जाएगा, फिर यहाँ आई निकल जाएगा। यहाँ आई क्या होगा वो निकालना है। यहाँ पे आई क्या होगा, भी क्या होगा, यह निकालना है। यह 8 क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ठीक है। और फिर ये 8 क्वेश्चन बना लीजिएगा अगर सही सही। इसका मतलब ओम्स लॉ पर थोड़ा बहुत कमांड हो गया, ओम्स लॉ को बेसिक आप समझ गए, ठीक है।
फिर अगले क्लास को हम मिलते हैं। ये 8 क्वेश्चन आप लोग बना के रखिएगा। ओके, बाय बाय।